Students, welcome to my VR Study Pro YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and this is a part of history and lesson number 5 and the lesson name is the Vedic age. Okay, मतलब वैदिक पीरियड है ना, वैदिक जो काल था वो कैसा था उसके बारे में इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस लेसन में, वो हम इसके बारे में जानकारी इस लेसन से लेंगे। ठीक है, तो इस लेसन का ये जो है आज का जो वीडियो है वो इस लेसन का पार्ट 1 है। ठीक है, आज इस पार्ट 1 में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और बाकी जो पॉइंट्स है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें से फर्स्ट है द आर्यंस। ठीक है, सेकंड इज वेदास एंड वैदिक पीरियड, थर्ड इज लाइफ इन द अर्ली वैदिक पीरियड, fourth is life in the later Vedic period and last is megalithic cultures in India. ओके, इससे कुछ हम 5 पॉइंट्स इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ आधे पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो बाकी पॉइंट्स है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज द आर्यंस। आर्यन मतलब आर्य समाज के जो लोग थे जो अपने इंडिया पे सबसे पहले मतलब पहले जो आए थे है ना अपने इंडिया पे, उन्होंने राज्य किया था कुछ सालों तक, उनको उन आर्य लोगों को हम आर्यंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, वो क्या करते थे अपने इंडिया में, वो सारी जो उनकी जो हिस्ट्री है वो पूरी आज हम इस लेसन में देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है द आर्यंस। द इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंडेड अराउंड 1500 BCE, द बिफोर क्राइस्ट इरा। ठीक है, जो इंडस वैली का जो संस्कृति थी, कौन सी थी इंडस वैली संस्कृति? हड़प्पा संस्कृति है ना। हड़प्पा की जो संस्कृति थी वो 1500 साल मतलब जैसे खत्म हो रहा था उसी टाइम पे ये जो इंडस वैली की जो संस्कृति है हड़प्पा संस्कृति वो भी उसी काल में खत्म हो गई थी। अ नंबर ऑफ रूरल सेटलमेंट्स केम अप आफ्टरवर्ड्स, फिर उसके बाद कुछ दूसरे रूरल लोग आए जो जिन्होंने यहाँ पे अपनी सेटलमेंट की और यहाँ पे अपना राज्य किया। ठीक है, अराउंड द सेम टाइम अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल द आर्यंस अराइव्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जैसे ही हड़प्पा संस्कृति खत्म हुई वैसे ही कोई और मतलब अलग अलग टाइप के जो अलग अलग ग्रुप के लोग यहाँ पे अपने इंडिया में आने लगे। उनमें से जो पहला जो ग्रुप था लोगों का वो कौन सा था? आर्यंस लोग थे। ठीक है, जो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो आए थे। ठीक है, वहाँ पे पहुंचे थे। ओरिजिनली द आर्यंस प्रोबेबली लिव्ड समवेयर इन द स्टेप्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम साउथर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया। तो ये जो आर्यंस थे वो कहाँ गए या कहाँ वो रहे थे अपने इंडिया में, तो उनके कुछ स्टेप्स मतलब उनके जो कुछ प्रूफ्स और उनके कुछ स्ट्रेचिंग्स जो है वो कहाँ से मिले हैं हमें, फाउंड कहाँ से किए गए? साउथ रशिया से सेंट्रल एशिया तक, मतलब वो साउथ रशिया से सेंट्रल एशिया इसके बीच में वो रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम हियर दे माइग्रेटेड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दिस इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज इंडो आर्यंस। ये जो आर्यंस जो लोग थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा वो रहे हैं, इसीलिए उनको इंडो आर्यंस भी कहा जाता है। ठीक है, द इंडो आर्यंस स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस फ्रॉम विच लेटर संस्कृत इमर्ज्ड। ये जो इंडो आर्यंस थे वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में बात करते थे जब संस्कृत का जब उदय हुआ, संस्कृत जो लैंग्वेज है जब वो निर्माण हुई तब वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का यूज करते थे। ठीक है, फ्रॉम द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इन द ऋग्वेदा इट अपीयर्स दैट द अर्ली वैदिक आर्यंस वेयर फैमिलियर विथ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पंजाब, द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स और द सप्त सिंधु रीजन। ये जो आर्यंस थे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के अनुसार मतलब भौगोलिक जो जानकारी है उसके अनुसार उनके जो मतलब उनकी जो अवशेष है या जो भी प्रूफ है या फिर उनके बारे में जो भी जानकारी है वो कौन से वेद में मिली है? ऋग्वेद में। ठीक है, जिसको हम ऋग्वेद भी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम पे जो वैदिक पीरियड जो था, वैदिक आर्यन का पीरियड जो स्टार्ट मतलब अर्ली स्टार्ट ही हुआ था उसका पीरियड। ठीक है, तो वो जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से लेके पंजाब तक फैला था।
जो आर्यंस का जो भी पीरियड था वो, ठीक है। और जो जो जिसको हम लैंड ऑफ द 7 रिवर्स कहते हैं, मतलब जहाँ पे 7 नदियों का संगम होता है वो जगह है ना, जिसको हम सप्त सिंधु रीजन भी कहा जाता है ना, सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। तो वहां तक वो पूरा फैला था। These rivers were the Indus, its 5 tributaries and the सरस्वती। और ये जो नदियां हैं जहाँ पे मिलती है वहाँ पे मतलब उसको इंदुस भी कहते हैं, इंदुस नदी का जो प्रदेश है, ठीक है। और सरस्वती नदी, सरस्वती भी रिवर जो है वो वहाँ पे होती है, ठीक है, 7 नदियों में। The Saraswati and its tributary Drishavati appear to have been mighty rivers around 1500 before Christ era, but they have now dried up. 1500 के काल में ये जो सरस्वती नदी और उसका जो प्रदेश था जिसको दृष्टवती कहा जाता है, तो वो मतलब वहाँ पे मतलब पूरे उस एरिया में नदी का ही पूरा वो एरिया था, पूरा हमेशा नदी से भरा रहता था। लेकिन आज वो पूरा कैसे हो चुका है, ड्राई हो चुका है, पूरा सूखा हो चुका है। द कंपोजर्स ऑफ द 3 लेटर वेदास मूव साउथ ईस्टवर्ड्स एंड सेटल डाउन इन द रीजन ऑफ कुरुक्षेत्र। तो जो ये वेदास के बाद का जो पीरियड है उसमें मतलब जो साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन के जो भी प्रदेश है वहाँ पे ये जो लोग थे आर्यंस वो वहाँ पे सेटल हुए थे। और वो जो प्रदेश था जिसको कुरुक्षेत्र कहा जाता था, ठीक है, कुरुक्षेत्र का वो प्रदेश था जहाँ पे ये आर्यंस लोग वहाँ पे सेटल हुए थे। Thus the rivers Ganga and Yamuna are mentioned more frequently. It is North Indian heartland that ultimately came to be called Aryavarta or the land where the Aryans settled down. जैसे जो गंगा यमुना जो नदियां हैं उनको वो जहाँ पे एक मतलब जुड़ती है आके उनका जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे जो मतलब ये दोनों नदियाँ एक दूसरे से मिलती है तो उसको नॉर्थ इंडियन हार्टलैंड कहा जाता है, ठीक है। और उसी प्लेस को आर्यवर्ता भी कहा जाता है क्योंकि उसी जगह पे उसी जमीन पे आर्यन जो थे वो सेटल हुए थे, वहाँ पे वो रहने लगे थे, ठीक है, अपनी बस्तियाँ उन्होंने वहाँ पे बना ली थी, इसलिए उस प्लेस को आर्यवर्ता भी नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे द वेदास, ठीक है। द टर्म वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद मीनिंग विजडम और नॉलेज। The Vedas are collections of poems, hymns and short compositions that were initially composed orally. ये जो वेद जो वर्ड है, ठीक है, ये कहाँ से आया है, कौन से लैंग्वेज से आया है, संस्कृत लैंग्वेज से, जैसे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज या फिर विजडम, है ना, वेद, ठीक है। तो ये जो वेद है ये किसका कलेक्शन है, पोयम्स का। वेदों में क्या होता है, ज्यादातर कविताएं होती है, मुहावरे होते हैं, है ना, कुछ ऐसे पद वगैरह जिसे हम कहते हैं ना, दोहावली टाइप, तो ऐसे ही चीजें पोएम्स वगैरह का कलेक्शन होता है जिसको हम वेद कहते हैं, ठीक है। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, है ना। ऐसे 4 वेद है जिनमें पहला है ऋग्वेद है, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद, ठीक है। ऐसे 4 वेद होते हैं। द वेदास एंड द वैदिक पीरियड, अभी ये जो वेद है और उनका जो पीरियड है वैदिक पीरियड उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदास एंड इज सपोज्ड टू हैव बीन कंपोज्ड अबाउट 3500 years ago, अराउंड 1500 बिफोर क्राइस्ट। ये जो ऋग्वेद है ये चारों वेदों में से सबसे पुराना, सबसे पहला वेद है, ठीक है। और इसको कंपोज किए हुए अभी नियर अबाउट 3500 years हो चुके हैं और 1500 के काल में वो मतलब 1500 बिफोर क्राइस्ट के अराउंड में वो बना था, ठीक है। इट कंटेन्स अबाउट 1028 हाइमन्स कॉल्ड सुक्तास मीनिंग वेल सेड। और इस ऋग्वेद में कितने 1028 ऐसे हाइमन्स है, ठीक है, जिसको सुक्तास भी कहा जाता है और इसका मीनिंग है वेल सेड। दिस हाइमन्स प्रेज वेरियस आर्यन गॉड्स। ये जो हाइमन्स है वो क्या होते हैं, गॉड की प्रेयर, है ना, जैसे पोयम्स, हाइमन्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। तो हाइमन्स मीन्स क्या होता है, प्रेयर,
ठीक है। तो जो आर्य लोगों के जो गॉड थे उनकी कुछ प्रेयर्स वगैरह उसमें होती थी उस ऋग्वेद में, ठीक है। द पीरियड ऑफ कंपोजिशन ऑफ द ऋग्वेद इज कॉल्ड द अर्ली वैदिक पीरियड। ये जो ऋग्वेद का जो काल था, जिस काल में ऋग्वेद चलता था, उस काल को अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। वो काल कौन सा है? 1500 से लेके 1000 तक, ठीक है। Recently, the Rigved has been included by UNESCO in the list of literature signifying world human heritage. आज ये जो ऋग्वेद है ये यूनेस्को ने किसमें उसको इंक्लूड किया है? लिटरेचर में, साहित्य में उसको इंक्लूड किया है वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज के लिटरेचर में, ठीक है। अब सेकंड जो वेद है वो है सामवेद। The Samved contains hymns sung by a special class of priests during important religious ceremonies and sacrifices. सामवेद में वो हाइमन्स होते थे जो किसी भी पर्टिकुलर मतलब इम्पोर्टेंट धार्मिक कोई अगर प्रोग्राम होता था, कोई सेरेमनी होती थी या फिर कोई सैक्रिफाइसेस होते थे, उस टाइम पे वो गाया जाता था, ठीक है। वो जो प्रेयर्स है वो सामवेद में होते थे, ठीक है। तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद कंटेंट्स रूल्स दैट आर मीन टू बी फॉलोड इन रिलीजियस सेरेमनीज, सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स। यजुर्वेद में भी जो कंटेंट्स थे, जो भी चीजें थी, पोयम्स जो भी है, हाइमन्स वगैरह, वो भी धार्मिकता के ऊपर ही, धार्मिक रिलीजियस कोई सेरेमनीज होते थे, कोई प्रोग्राम्स या फिर कोई सैक्रिफाइसेस होते थे या फिर कोई रिचुअल्स वर्क होते थे, तब ये यजुर्वेद में जो भी पोयम से भी जो भी हाइमन्स होते थे उसको गाया जाता था। और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, स्पेल्स, मैजिकल चार्म्स टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट। ये जो अथर्ववेद है वो किसका कलेक्शन था? पूरे गानों का, है ना। सॉन्ग्स थे उसमें, कुछ ऐसे मैजिकल जादू टाइप ऐसे कुछ मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे उसमें जिसको कुछ ऐसे इविल स्पिरिट करने के मतलब जादू टोना करने के लिए भी उसका यूज किया जाता था, ठीक है। द लास्ट 3 वेदास वेयर कंपोज ड्यूरिंग 1000 to 600 BC। लास्ट के जो 3 वेद थे कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो 3 वेद थे वो कौन से काल में बनाए गए थे? 1000 से 600 के काल में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लेटर वैदिक पीरियड। इसको कौन सा पीरियड कहते हैं? लेटर वैदिक पीरियड। ये जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद, वो कौन सा पीरियड था? अर्ली वैदिक पीरियड, है ना। और ये जो 3 जो बने थे वेद वो कौन सा था? लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। ओरिजिनली द वेदास वेयर ओरल कंपोजिशंस। ये जो वेद होते थे वो एक ओरल टाइप की चीज, मतलब वो ओरल ही बोला जाता था, ठीक है। This means that sages composed the poems or hymns mentally and then passed them on to their students who had to memorize each word, sentence and paragraph in the correct order. इसका मतलब ये जो वेद होते थे इसमें जो भी पोयम, जो भी हाइमन्स, जो भी कुछ चीजें थी वो सिर्फ ओरली बोली जाती थी, ठीक है। ओरली उसको लर्न करके फिर जो दूसरे उनके शिष्य होते थे, जो दूसरे उनके स्टूडेंट होते थे, उनको वो ओरली पढ़ाया जाता था, मतलब उनको भी वो उनका नॉलेज उनको दिया जाता था। फिर वो अपने शिष्यों को इस तरह से मतलब वो ओरली ही क्या होता था, उसका प्रचार होता था, आगे आगे वो बढ़ते जाते थे। वेद के जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, वो आगे आगे इस तरह से वो बच्चों को मिलते जाते थे, ठीक है। फिर वो वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, फिर पैराग्राफ की तरह ऑर्डरली वो उनको रिसाइट किया जाता था। These students in turn passed it on to their students, है ना। मतलब वो जो स्टूडेंट जो अभी पढ़े वो अपने स्टूडेंट को वो पास करते जाते थे वही ओरली, ठीक है। इन दिस वे द वेदास वेर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसी तरह से ये जो वेद है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो क्या होते जा रहे थे? पास होते जा रहे थे एक से दूसरे तक, ठीक है। In fact, the Vedas were written down in manuscript several 100 years after they were composed. और इतना ही नहीं तक ये जो वेद थे वो फिर रिटर्न में होने लगे, उसको लिखा गया किसमें? मनुस्क्रिप्ट्स में, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट में उसको लिखा गया कम से कम 100 ईयर्स के बाद, ठीक है, 100 साल बाद उसको लिखा भी गया था। The sages who composed the poems of the Vedas were usually men.
और जो संत जो भी थे, जो ये वेद्स को बनाते थे या कंपोज करते थे, वेद के जो पोयम, वो कौन होते थे? ज़्यादातर मेंस, मतलब जेंट्स होते थे, ठीक है। बट अ फ्यू हाइमन्स इन द ऋग्वेद अपीयर टू हैव बीन कंपोज्ड बाय वुमेन। लेकिन बाद में कुछ ऐसे हाइमन्स कंपोज किए, वो कौन थे? औरतें थी, औरतों ने भी कुछ ऐसे हाइमन्स कंपोज किए थे। द हाइमन्स एंड पोयम्स ऑफ द वेदास प्रेज द वेरियस गॉड्स ऑफ द कंपोजर्स। In the Rig Veda, the most important gods are Indra, Agni and Varun. मतलब ये जो हाइमन्स और जो पोएम थे वो ज़्यादातर किसके, मतलब अलग अलग भगवानों के लिए वो बनाया जाता था, कंपोज किया जाता था। और जो ऋग्वेद है वो ज़्यादातर कौन से गॉड के लिए उसमें ज़्यादातर पोएम्स या जो भी हाइमन्स होते थे कौन से गॉड के लिए थे? इंद्र भगवान और अग्नि और वरुण के लिए होते थे, ठीक है। देयर आर सम हाइमन्स डेडिकेटेड टू द गॉडेस उषा एंड अदिति। और उनमें से कुछ जो हाइमन्स थे वो कुछ देवियों के लिए भी होते थे, जिनमें से 2 देवियां हैं, एक उषा और एक अदिति, ठीक है। इन द लेटर वेदास प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र इमर्ज एज इम्पोर्टेंट गॉड्स। उनके काल में, उनके पीरियड में, उनके वेदा में जो प्रजापति, विष्णु भगवान और रुद्र भगवान, यही सबसे इम्पोर्टेंट भगवान उनके लिए होते थे। अब हम देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। The Rigved is the source that provides most of the information regarding the early Vedic period. अर्ली वैदिक पीरियड का जो मोस्ट जो इंफॉर्मेशन देने वाला जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें हम पहला देखते हैं पॉलिटिकल लाइफ, उस अर्ली वैदिक पीरियड की राजनीतिक जीवन कैसा था। द अर्ली वैदिक सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ मेनी डिफरेंट ट्राइब्स कॉल्ड जनास। मतलब जो वैदिक सोसाइटी होती थी वैदिक पीरियड की, कुछ ऐसे समाज होता था उनका, तो वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के, अलग अलग जमात के लोग रहते थे, उनको जनास भी कहा जाता था। ईच ट्राइब हैड इट्स ओन रूलर नोन एज राजन। वो लोग, वो जो जमात थी वो अपना राजा खुद चुनते थे, जिसको वो राजन कहते थे। He was usually elected as Rajan because of his bravery and ability to lead his tribe in war and raids. और वो उसको ज़्यादा, उस राजन को खुद ही इलेक्ट करते थे, क्योंकि और वो ऐसे पर्सन को इलेक्ट करते थे जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होता था, बहुत ही ज़्यादा शूर, और उसमें वो एबिलिटी होती थी, मतलब उनके जमात की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की, युद्ध करने की, वॉर करने की, है ना, रेड्स करने की। तो सारी जो एबिलिटी जिस पर्सन में होती थी उनको वो अपना राजन चुनते थे। सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली बिकम राजन्स आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर्स। मतलब जो राजन होता था, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो ऑटोमेटिकली उसके बच्चे को वो राजन का पोस्ट नहीं मिलता था, ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है। आर्यन का अपने कैसे जो राजा होते थे, अगर वो राजा मरता था तो उसका बेटा उसकी गद्दी पे बैठता था, वो राजा बनता था। लेकिन इनमें ऐसा नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में। इस टाइम पे अगर जो उनका राजन है अगर वो मर गया तो उसका बेटा एकदम से वो राजन के पोस्ट पे नहीं बैठता था, क्योंकि वो लोग देखते थे कि उसमें भी वो एबिलिटी है नहीं है, वो क्वालिटी है नहीं है ना। और फिर अगर वो समझो वो उस राजन की अगर डेथ होगी तो फिर वो उसकी जगह कोई और ऐसे एबिलिटी वाला पर्सन ढूंढ के वो उनको वहाँ पे उस गद्दी पे बिठाते थे, उनको राजन बनाते थे, ठीक है। ऋग्वेद राजन्स डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस। उनमें जो राजन होते थे वो टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं करते थे। दे मैनेज्ड विथ वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। वो कंट्रीब्यूशन करते थे, जितने भी जमात में जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके मेंबर्स हैं, उन सबसे वो क्या करते थे? कंट्रीब्यूशन करते थे, कुछ अमाउंट ऐसे निकालते थे। द राजन टुक डिसीजंस इन कंसल्टेशन विद द सभा एंड समिति विच वेयर ट्राइबल असेंबलीज। जो राजन था वो मतलब एक सभा समिति वगैरह से बिठाते थे और उसमें वो डिसीजंस लेते थे कोई भी उनके जमात के असेंबलीज के लिए, ठीक है। वुमेन कुड ऑल्सो अटेंड द सभा। वुमेन्स भी उस सभा को अटेंड करते थे, वो भी वहाँ पे रहते थे, ठीक है। इन एडिशन टू द राजन्स, प्रीएस्ट और पुरोहित्स वेयर रिगार्डेड मोर इम्पोर्टेंट देन द रेस्ट ऑफ द ट्राइब और जन। इसमें जो राजन्स होते थे वो जो भी उनके पुरोहित वगैरह जो भी मतलब पुजारी जो लोग होते थे उनको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे अपने जन में। जो भी उनकी पूरी जो जन थे, जो जितने भी लोग थे, उनमें वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो थे वो पुरोहित को देते थे। दे हेल्प द राजन एंड द कॉमन पीपल ऑफ द ट्राइब इन ऑल रिचुअल मैटर्स।
ये जो पुरोहित जो थे, प्रिएस्ट वगैरह जो पुजारी लोग, वो राजन को बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, और जो कॉमन जो सामान्य जो लोग थे उनको उनके भी किसी भी मैटर में वो उनकी हेल्प करते थे, उनको सजेस्ट करते थे राजन को। ओके, द सेनानी हेल्प द राजन इन हिज मिलिट्री कैंपेन्स एंड वॉर्स। उनमें जो एक सेनानी होता था वो राजन को किस लिए हेल्प करता था? मिलिट्री कैंपेन्स में, मतलब वॉर के लिए, युद्ध के लिए वो उनका हेल्प करता था। ठीक है, अब उनकी इकोनॉमिक लाइफ देखेंगे, आर्थिक जीवन उनका कैसा था। द अर्ली इंडो आर्यंस लेड अ नोमैडिक लाइफ, though they practiced agriculture, cattle rearing seems to have been an important occupation। ये जो इंडो आर्यंस जो थे, इनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी? भटकी थी, नोमैडिक, भटकी जमात थी वो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाली। ठीक है, तो वो हमेशा खेती करते थे, उनका खेती का बिजनेस होता था, खेती और कैटल, है ना, मतलब जानवर वगैरह पालना, है ना, ये सबसे उनका इम्पोर्टेंट बिजनेस होता था। द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वेयर वीट, बार्ली एंड कॉटन। उनका जो मेन किसकी खेती करते थे वो? वीट की, गेहूं की, और बार्ली और कॉटन की। पीपल न्यू अबाउट डिफरेंट सीजन्स एंड देयर इफेक्ट ऑन क्रॉप्स। उन लोगों को ये नॉलेज होता था, उनको ये पता होता था कि अलग अलग सीजन्स में कौन कौन से क्रॉप्स उगाने चाहिए और क्रॉप पे उनका क्या इफेक्ट होता है, वो सारे जो नॉलेज थी वो उनको पूरे अच्छे से थी। The early Vedic people kept herd of domesticated cows, bulls, oxen, horses, sheep, goats and dogs as well। वो जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो आर्यंस थे, इंडो आर्यंस जो थे, वो कुछ ऐसे पालतू जानवर को वो पालते थे, जैसे काउज है, गाय है ना, बैल, और हॉर्स, घोड़े वगैरह, शीप्स, गोट्स, डॉग्स, ऐसे जानवरों को वो पालते थे। The cow was considered precious and the main form of wealth. There were crafts and craftspersons as well in this period। ये जो काऊ जो था उनके लिए सबसे प्रेशियस एक एनिमल था, मतलब उससे उनको ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा पैसा उनको मिलता था, ज़्यादा इनकम उनकी होती थी काऊ से, क्योंकि काऊ का मिल्क बेचना, है ना, काऊ का जो दूध वगैरह बेच के उनको पैसे मिलते थे। ठीक है, और उनका क्या काम था? क्राफ्ट्स का काम था, मतलब कुछ क्राफ्ट्स मटेरियल्स बनाना, है ना, क्राफ्ट्स पर्सन्स थे जो अपने हाथों से बुने हुए कुछ चीज़ें या फिर मिट्टी से बने हुए कुछ चीज़ें बेच के वो अपना बिजनेस चलाते थे, है ना, जिसमें वो पॉटर्स बनाते थे, मतलब बर्तन, कुछ ऐसे, कुछ वीवर्स थे विन काम करने वाले, और कुछ कारपेंटर्स, टेबल, कुछ ऐसे, मतलब चीज़ें बनाने वाले, है ना, और टैनर्स, और डिफरेंट टाइप्स की कुछ ऐसे चैरेट मेकर्स थे, और कुछ ज्वेलर्स थे। ठीक है, कुछ ज्वेलरी वगैरह बनाने वाले। चैरेट मेकर्स हैड अ हाई स्टेटस इन सोसाइटी। जो चैरेट मेकर होते थे वो उनकी सोसाइटी में सबसे हाई उनकी पोस्ट होती थी। देयर अपीयर्स टू हैव बीन नो रेगुलर ट्रेडिंग थ्रू अर्ली वैदिक पीपल न्यू ऑफ ट्रेड। तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे उनको ट्रेड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको था, मतलब बिजनेस का क्या क्या, मतलब किस तरह से बिजनेस करना है उसका उनको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज था। अब उनकी सोशल लाइफ देखते हैं, सामाजिक लाइफ। इनिशियली किनशिप वॉज द बेसिस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। अ मैन्स प्राइमरी रॉयल्टी वॉज टू हिज ट्राइब और जन। ये जो लोग थे इंडो जो आर्यंस थे, वो मतलब उनके जो रहने का, समाज में रहने का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? किनशिप था। किनशिप मीन्स मतलब जैसे एक सेम फैमिली के जैसे मिलजुल के रहना, है ना, मतलब हर एक अलग अलग रिलेशन के बीच में वो एक फैमिली की तरह मिलजुल के रहना, उसको किनशिप कहते हैं। ठीक है, तो सब मिलजुल के अच्छे से रहते थे, और वहाँ के जो मैन्स थे वो उनको प्राइमरी लॉयल्टी दी जाती थी, और पूरे समाज में, उनके पूरी जमात में। ठीक है, सोसाइटी वॉज इसेंशियली ट्राइबल एंड egalitarian. For example, there were no major differences between the members of a tribe। मतलब ये जो जमात थी इसमें कोई भी मतलब उन लोगों के बीच में कोई भी ऐसे डिफरेंसेस नहीं रहते थे उनके जमात में, सब एक जैसे समान इक्वल वो एक दूसरे से बिहेव करते थे। बट सम अमाउंट ऑफ डिफरेंटेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन वॉज प्रेजेंट। लेकिन थोड़ा कुछ जो उनमें डिफरेंस था वो उनके
ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय के ऊपर था, उनके बिजनेस के ऊपर, ठीक है। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 मेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, वॉरियर्स एंड चिफ्टेंस, प्रिएस्ट एंड द कॉमन पीपल। ऐसे कुछ 4 बिजनेस वाले लोग थे। मतलब वॉरियर और चिफ्टन जो थे वो थोड़े जो मतलब जो क्षत्रिय जिसे कहते हैं, मतलब जो योद्धा थे, है ना, जो लड़ाइयाँ करते थे, वो थोड़े मतलब उन जमात में सबसे ऊंचे पोस्ट पर, ठीक है। उसके नीचे कौन थे? प्राइस्ट, मतलब पुजारी, ठीक है, जो पूजा पाठ करते थे, है ना, तप वगैरह करते थे वो, और उनके नीचे थे फिर साधारण लोग, कॉमन पीपल्स, इस तरह से। द फर्स्ट 2 वेयर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, है ना, मतलब जो पहले जो थे वॉरियर और चिफ्टन्स, वो सबसे प्रिविलेज्ड ग्रुप थे। उसके बाद फिर जो बाकी के दूसरे लोग थे, ठीक है। इन द बिगिनिंग मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली कुड फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, और उनके फैमिली के जो भी दूसरे मेंबर होते थे वो भी उन्हीं के तरह, मतलब कुछ अलग, मतलब अलग अलग उनको ही फॉलो करके तो वही बिजनेस करते थे, नहीं तो फिर कोई डिफरेंट ऑक्यूपेशन भी वो कर सकते थे। दिस इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम वन ऑफ द हाइमन्स एंड द हाइमन्स ऑफ द ऋग्वेद, विच सेज आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। मतलब ऋग्वेद में ऐसा पूरा क्लियर लिखा जाता था, जो भी पोएट है लिखने वाला वो क्या लिखता था पहले सेंटेंस में कि मैं क्या हूँ, पोएट हुआ, आई एम पोएट, लेकिन मेरे फादर क्या थे? फिजिशियन थे। मतलब इनका किसी बिजनेस अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं कि वो पोएट है तो उसका फादर भी पोएट था, उसके फादर का फादर भी पोएट था, ऐसा नहीं है ना। उसके फादर क्या थे? फिजिशियन, मैं पोएट हूँ, और मेरी मदर क्या है? एक ग्राइंडर है, मतलब जो कॉर्न को ग्राइंड करते हैं, मतलब उसका कुछ ऑक्यूपेशन, उसका कुछ एक बिजनेस है ना। इस तरह से वो स्टार्टिंग में ऋग्वेद में लिखते थे। The basis of the early Vedic society was family, which was patriarchal. This means that the father was the head of the family and was known as गृहपति। मतलब उनके काल में उस अर्ली वैदिक सोसाइटी की जो भी फैमिलीज होते थे, उनमें वो जो फैमिली कैसी थी? वो पितृपक्ष फैमिली थी, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो मेन हेड होता था वो कौन होता था? आदमी होता था, ठीक है, जेंट्स होता था, है ना। तो वो मेन फैमिली का हेड होता था, जिसको गृहपति भी कहा जाता है, ठीक है। मैरिज एंड फैमिली लाइफ वेयर कंसिडर्ड सैक्रेड, मोनोगामी वॉज प्रैक्टिस्ड। It was interesting to note that women enjoyed a respectable position in society. वो भले ही किसी मतलब आदमी का वो गृहपति हो, मतलब एक आदमी का वर्चस्व हो उनकी फैमिली में, लेकिन उनकी फैमिली में जो भी लेडीज होती थी, जो भी उनकी वाइफ, जो भी औरत होती थी, वो उसको भी वहाँ पे एक रिस्पेक्ट मिलती थी, उनकी फैमिली में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन उनको मिलती थी, और पूरे समाज में भी उनको रिस्पेक्ट होता था। They were given opportunities for education and had to be present during religious ceremonies. और वहाँ पे उन औरतों को एजुकेशन का भी उनको चांस था, अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। मतलब उनको एजुकेशन भी लेने का अधिकार था, और वो कुछ ऐसे धार्मिक सेरेमनी में भी वो क्या कर सकते थे? अपना प्रेजेंटेशन दे सकते थे, या अपनी मतलब वो वहाँ पे प्रेजेंट भी रह सकते थे, ठीक है। वुमेन वेयर ऑल्सो अलाउड टू रीमैरी, और वहाँ पे जो औरतें थी, समझो उनका हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसको डबल मतलब फिर से शादी करने की उनको एक्सेप्ट मतलब किया जाता था, उनको डबल शादी करने का उनको अधिकार था। और चाइल्ड मैरिज वेयर नॉट परफॉर्म, और उस वक्त में छोटे बच्चों की जो मतलब बाल विवाह जिसे कहते, बाल विवाह उस टाइम पे उसको मान्यता नहीं दी जाती, बाल विवाह नहीं किया जाता था। The society was divided into 4 distinct castes और वर्नास बेस्ड ऑन द स्किल ऑफ द पीपल, और उस सोसाइटी में कुछ ऐसे 4 ऐसे डिस्टिंक्ट कास्ट और वर्ण जो थे उनके, उसके ऊपर वो 4 उनके पार्ट किए गए थे। पहला था ब्राह्मण और प्रेयस्ट क्लास, ठीक है। मतलब पहला जो था उच्च पद पर वो कौन था? ब्राह्मण था, पुजारी जो पूजा पाठ करता था, प्रियस्ट होता था, ठीक है। दूसरा थे क्षत्रिय और किंग्स एंड वॉरियर क्लास, मतलब जो योद्धा जो भी लड़ाई करते थे, जो राजा या और उनके कुछ योद्धिक जो वॉरियर के ग्रुप के जो भी लोग थे वो, ठीक है। थर्ड में कौन आते थे? वैश्य, ठीक है, या जो भी मर्चेंट्स, जो भी ट्रेडर्स होते थे, व्यवसाय करने वाले लोग, या फिर फार्मर उसमें, ठीक है। और फोर्थ जो थे सबसे निचले दर्जे के
जिनको कहते थे शूद्र, ठीक है। वो कुछ ऐसे मतलब मैनुअल वर्कर्स, मतलब ऐसे कुछ जो भी काम मिला वो करने वाले, ऐसे नहीं क्या, मतलब बहुत ही दलित वर्ग थे जिसको शूद्र कहा जाता था। ऐसे 4 उन्होंने ग्रुप किए थे, उनके कास्ट के ऊपर, उनके वर्क के ऊपर, उनके ऑक्यूपेशन के ऊपर, ठीक है। देयर वेर ऑल्सो दासास और दास्यस, ठीक है, हु वेयर स्लेव्स, सर्वेंट्स और एनिमीज subdued during war and enslaved. During this period there was no rigid distinction among caste. मतलब उनके काल में कुछ ऐसे दासी दास्य जो रहते थे वो या फिर कोई एनिमीज वगैरह उनके रहते थे, है ना, जो वॉर वगैरह होता था एक दूसरे के बीच में, तो दुश्मनों में नहीं क्या, तो वो सारी चीजें उस काल में ज्यादा होती थी। और इस पीरियड में जो कास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शंस चलती थी। Children were sent to gurukuls where they lived and studied with their guru or teacher. वो अपने बच्चों को, उस टाइम पे गुरुकुल होता था, उस टाइम पे स्कूल को गुरुकुल कहा जाता था, है ना, एक गुरुकुल आश्रम के टाइप रहता था, ठीक है। वहाँ पे अपने बच्चों को भेजते थे और जो भी उनका गुरु या फिर जो भी टीचर था उनसे वो शिक्षा लेते थे, पढ़ाई करते थे। दे स्टडीड रिलीजन, फिलोसॉफी, आर्ट, लॉजिक, मेडिसिन, ग्रामर एंड मोरल कोड्स ऑफ कंडक्ट। और उस वहाँ पे उनको क्या क्या पढ़ाया जाता था, धार्मिकता का ज्ञान दिया जाता था, फिलोसॉफी पढ़ाई जाती थी, आर्ट पढ़ाया जाता था, लॉजिक, मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता था, ग्रामर पढ़ाया जाता था, और कुछ जैसे मोरल जो भी नॉलेजेबल जो भी चीज़ें होती थी वो उनको वहाँ पे पढ़ाया जाता था। बोथ मेन एंड वुमेन वॉर वन गारमेंट around the waist and another on the upper part of the body wrapped around their shoulders. और उस टाइम पे वहाँ पे जो मतलब जेंट्स और लेडीज सबको वहाँ पे सब वहाँ पे एक साथ रहते थे। और वहाँ पे जो उनका जो मतलब उनके जो वस्त्र थे, उनके जो कपड़े पहनने का जो तरीका था वो कौन से थे, वो क्या पहनते थे, गारमेंट्स पहनते थे, ठीक है, नीचे के पार्ट में। और बाकी जो ऊपर का जो पार्ट था उसको किससे वो रैप करते थे, शोल्डर से लेके वो ऐसे पूरा ढक देते थे, मतलब शोल्डर तक ऐसे वो रैप करके वो कुछ ऐसा ऐसे टाइप का वो गारमेंट पहनते थे, ठीक है। They also wore turbans. Women wore vasas, a type of an inner garment. मतलब जो वहाँ के जो मेंस है वो कुछ ऐसे टर्बन मतलब धोती टाइप जो चीज़ होती थी वो पहनते थे। और जो औरतें थी वो वासास, उनके एक वासास नाम का एक वस्त्र था, कपड़ा था, वो पहनते थे, जिसको हम इनर गारमेंट भी कहते हैं, ठीक है। बोथ मेन एंड वुमेन वॉर ज्वेलरी। उस टाइम पे आदमी और लेडीज दोनों भी ज्वेलरी पहनते थे। दे ऑल्सो वॉर शूज मेड ऑफ वुड एंड लेदर। और वो जो वहाँ के जो लोग थे उस टाइम के वो शूज भी पहनते थे, ठीक है, जो लकड़ी से बने हुए होते थे या फिर लेदर से। पीपल इन दिस पीरियड एट ग्रेन्स, सीरियल्स, बार्ली, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट। उस टाइम के जो लोग थे वो क्या खाते थे, अनाज धान्य खाते थे, और बार्ली, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स और मीट मतलब मटन, चिकन जो भी है वो सारी चीज़ें खाते थे। दे वेयर फॉन्ड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, घी एंड कॉटेज चीज़। और वो लोग डेयरी के भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर खाते थे, जैसे दूध है, घी है, चीज़ है, वो सारी चीज़ें। दे ऑल्सो कंज्यूम्ड सोमा एंड सूरा। ये जो सोमा और सूरा क्या है, वो पीने की कुछ चीज़ है, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग मतलब कुछ ऐसे ड्रिंक्स है, वो भी वो पीते थे किसी भी फेस्टिवल में या फिर कोई ओकेजन में, ठीक है। सोमा वॉज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग हर्ब्स एंड प्लांट्स एंड सूरा वॉज अ काइंड ऑफ लिक्विड। जो सोमा था वो किसका मिक्स था, हर्ब्स का और प्लांट्स का, मतलब पेड़ पौधों से कुछ पत्तों से वगैरह से बना के वो मिला के बनाया हुआ वो ड्रिंक था। और जो सूरा था वो क्या था, लिक्विड था, मतलब कुछ ऐसा लिक्विड उसमें होता था, ठीक है, जैसे शराब टाइप, है ना। अब हम देखते हैं उनका रिलीजन, ठीक है। इन द अर्ली वैदिक पीरियड द डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग द गॉड्स वाज थ्रू रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड हाइमन्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस और याचना। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो ज़्यादातर गॉड की पूजा करते थे, भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, वो प्रेयर गाते थे, हाइमन्स बोल गाते थे, है ना, और कुछ ऐसे परफॉर्मेंस भी करते थे, कुछ सैक्रिफाइसेस के परफॉर्मेंस करते थे जिसको वो याचना भी कहते हैं।
याजनास वेयर परफॉर्म बाय द पीपल टू प्लीज द गॉड्स सो दैट दे माइट बेस्टो ब्लेसिंग ऑन देम। याचना मीन्स क्या होता था, उसमें वो क्या करते थे कि भगवान को बहुत ज़्यादा मतलब उनको उनके सामने याचना करना है ना। याचना मीन्स याचना मतलब उनसे कुछ मांगना है ना। अगर उनको कोई भी बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख है, कोई भी चीज़ उनको ज़रूरी है जो चाहिए, वो भगवान के सामने याचना करते थे उनको, मतलब वो हम उनको ब्लेसिंग दे, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो करते थे। देयर वेयर नो टेम्पल्स नॉर वेयर देयर एनी आइडल्स। उस टाइम पे कोई मंदिरें नहीं थी, कोई भी ऐसे आइडल्स नहीं थे। पीपल वर्कशिप फोर्सेस ऑफ नेचर रिप्रेजेंटेड बाय अग्नि द फायर गॉड, इंद्र द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर वरुण द गॉड ऑफ वाइंड, सूर्य द सन गॉड, सोमा द गॉड ऑफ प्लांट्स, पृथ्वी द अर्थ गॉड, यामा द गॉड ऑफ डेथ एंड उषा द गॉडेस ऑफ डॉन। मतलब ये जो नेम्स है इन्हीं को भगवान मानते थे। जैसे पहला क्या नाम दिया इसमें, अग्नि है ना। अग्नि मतलब क्या, आग है ना। वो आग को भगवान मानते थे, आग के सामने वो पूजा करते थे, है ना। दूसरा कौन सा था, इंद्र भगवान मीन्स क्या होता था, बारिश है ना, रेन, थंडर है ना। और वरुण, वरुण मीन्स क्या होता है, वाइंड, हवा, बहुत ज्यादा हवा आ रही उसको वो वरुण भगवान कहते थे। और सूर्य मतलब कौन, सन, सूरज को भी वो भगवान मान के सूरज की पूजा करते थे। और सोमा मीन्स प्लांट्स, पेड़ पौधे की पूजा करते थे। पृथ्वी अपनी पूरी अर्थ, अर्थ भी एक भगवान है ऐसे मान के वो अर्थ की पूजा करते थे। यामा मतलब डेथ, मृत्यु जब होती है तो वो उस भगवान को यामा गॉड कहते थे। जैसे हम अभी यमराज कहते हैं ना, यम, तो इस तरह वो यम होता था तो उसकी वो पूजा करते थे। और उषा नाम के भगवान थी जिसको मतलब वो गॉडेस ऑफ डॉन कहते थे, तो उसकी वो पूजा करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं रिक्रिएशन। चैरिटी रेसिंग, हॉर्स रेसिंग एंड हंटिंग वेयर द फेवरेट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑफ द आर्यंस। आर्यन लोगों की जो सबसे फेवरेट जो क्रिएशंस थे वो कौन से थे, चैरिट रेसिंग मतलब दौड़ लगाना है ना, हॉर्स रेसिंग घोड़ों की दौड़, हंटिंग करना, ये सबसे उनके फेवरेट जो काम थे वो सबसे फेवरेट उनके थे। दे ऑल्सो इंजॉयड गेम्स ऑफ डाइस, डांस एंड म्यूजिक। और उनको डाइस खेलना, डांस करना, म्यूजिक सुनना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का ये पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। आज इस पार्ट 1 में हमने जो भी टॉपिक्स देखे हैं उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।